trade right now. But let's switch gears and let's talk about Patanjali. Increased interest in Ayurvedic products right now when just about everyone is focused on health. They've stepped up the demand for immunity boosters. They've pegged a 400% kind of growth in Chyawanprash in the March to April quarter. So let's welcome on board founder Patanjali Ayurved, Acharya Balakrishna, for chatting with us today. Acharya ji, thank you so much for taking the time out and speaking with us. First of all, hoping all of you all are safe and healthy in your ashram out there as well in Haridwar. बहुत बढ़िया, सब आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, सब अच्छा है. Let's start talk about, you're someone who really understands medicine, Acharya ji, as well as medical situations as a subject per se. What is it that you're making of the COVID virus and the kind of spread that it has seen in the country in the past few days, and how we as a country are being able to tackle it? Because for us, the spread numbers, as proportion of the density of population is way lesser than what some of the Western countries are facing. देखिए, हमने कोविड-19 के लिए जब से हमको पता चला है, उसी क्षण पर हम लोगों ने रिसर्च प्रारंभ कर दिया था कि कौन कौन सी मेडिसिन इस पर काम कर सकती हैं. तो पतंजलि ही एक तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक मेडिसिन के क्षेत्र में भारत में पहली संस्था है जिसने कोविड के लिए पूरा काम किया. और सबसे पहले अश्वगंधा का बिथेनॉन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है इसको कोविड-19 से बचाने के लिए या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. हमने इसको प्री प्रिंट में वायरोलॉजी के अंदर में पहुंचाया, उसको छापा, उसको रेफरेंस के रूप में अभी तक हजारों लोगों ने उसको लिया. तो ये काम पतंजलि के द्वारा किया हुआ था और हम पूरे उसके साथ प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि यदि हमारी जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अश्वगंधा आयुर्वेद बहुत बढ़िया है. उसके बाद फिर हम लोगों ने काम किया इसको टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया के ऊपर, जिसको गिलोय बोलते हैं, और हमने काम किया तुलसी के ऊपर. फिर उसके बाद ये हमने पाया ये बहुत ही इफेक्टिव है. फिर अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी. तो उसी गाइडलाइन के आधार पर जो है गवर्नमेंट ने, जो आयुष ने भी वो थोड़ी जो गाइडलाइन जारी की, उसमें इसको उन्होंने बेसिक रूप से इसी को आगे रखा. इसके अतिरिक्त हम लोगों ने दिया कि जो ये तो सिस्टम में काम करेगा, सिम्टम्स के लिए क्या चीज़ काम कर सकती है, उसके लिए हम लोगों ने काम किया. तो हमने देखा कि जो थ्रोट इन्फेक्शन है, फीवर है, तो इस तरह की जो परेशानी है उसमें आयुर्वेद के अंदर जो कटु हम कहते हैं, उसी के बेस पर हमने एक औषधि बनाई हुई है जिसका नाम स्वासारी रस है. तो स्वासारी रस जो टैबलेट है, स्वासारी वटी जो है, वो बढ़िया काम करती है. इस तरह से हमने कोविड-19 के लिए प्रोटोकॉल बनाया. प्रोटोकॉल बना करके हमने कहा कि ये प्रिवेंशन के लिए हमने अभी ये दावा नहीं करते कि हम ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा या ठीक हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोगों ने जो काम किया है तो वो काफ़ी हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमें इस रूप में कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन है. साथ साथ में जैसे शास्त्रों में प्रचलित च्यवनप्राश वगैरह का तो सरकार प्रचार कर ही रही है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में बहुत संभावना है, परंतु अभी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है. श्योर. आचार्य जी, आपके भी सेल्स बढ़े हैं इस टाइम बिकॉज देयर इज अ परसेप्शन दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर currently being seen as incredibly good for health. So are you also seeing that impact on sales? ये बात सही है जो आप कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि सारे लोग जड़ी बूटियां खोज रहे हैं, गिलोय खोज रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन खोज रहे हैं. तो हमने जो भी सब ऐसा नहीं कि सबका प्रयास है कि आयुष भी अपने ढंग से प्रयास कर रहा है, बाकी संस्थाएं भी कर रही हैं. तो हम तो अपने पूरी जी जान से जुटे हुए हैं. पर ये सही बात है कि अब आयुर्वेद को लेकर के लोगों में एक उत्साह भी बना है, रुचि भी बनी है और विश्वास भी बढ़ा है. और इस विश्वास को यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हम इस विश्वास को निरंतरता की स्थिति पर पहुंचा सकें तो पूरी दुनिया में आयुर्वेद को पुनर्स्थापित कर सकेंगे. Okay, so do you think that matters like improving one's immunity, for example, preventative care is better than taking medicines, especially if you develop some ailment?
Are Ayurvedic products proving their mettle on this front, and do you see them becoming more mainstream as well in the coming years? देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि मेन स्ट्रीम में जो लोग जो है आयुर्वेद को उस तरह से स्वीकार इसलिए नहीं कर पा रहे थे, उसमें मैं लोगों की गलती या त्रुटि नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये हम लोग आयुर्वेद वालों की त्रुटि है, क्योंकि आयुर्वेद में तो बहुत दम है, ताकत है। क्योंकि आयुर्वेद में यदि ताकत ना होता तो आज भी इतनी हजारों वर्ष पुरानी पद्धति आज भी जो कुछ, यदि हमारा चरक ग्रंथ को यदि आप देखें, ये 3-4 हजार साल पुराना ग्रंथ आज भी जो कुछ जो प्रासंगिक है, उसके जो संदर्भ और उदाहरण उसमें लिखी हुई बातों को देखेंगे, आपको लगता है कि वो आज के लिए ही बात कर रहे हैं, आज की ही चर्चा कर रहे हैं। इतनी गहराइयां थी, पर उन ग्रंथों के ऊपर जो इतने लंबे काल तक जो अनुसंधान होना चाहिए था, रिसर्च होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। या इसको एक शब्दों में कहें तो राजाश्रय, क्योंकि कोई भी पद्धति है जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, राजा का आश्रय मिलता है, तो वो पद्धति बढ़ती है। वो पूरी तरह से जो आयुर्वेद को मिलना चाहिए था नहीं मिला। पहले यूनानी वगैरह, जब मुगल काल में यूनानी को प्रश्रय मिला, फिर अंग्रेज आए तो इंग्लिश मेडिसिन को प्रश्रय मिला। दुर्भाग्य से आजाद भारत में भी अब जाकर के एक मंत्रालय तो बना है, उस मंत्रालय में अभी बहुत काम होना बाकी है। इसीलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक हम आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं बनाएंगे, तब तक आयुर्वेद को वैश्विक मानचित्र पर लाना तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम आप इसको जो एविडेंस मेडिसिन के रूप में हम उसको स्टैब्लिश करेंगे। तो उसके लिए पतंजलि काम कर रहा है। हमारे पास बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का लैब है, बायोसेफ्टी लेवल 3 का हमारे पास फैसिलिटीज हैं। हम लोग अभी काम कर रहे हैं और देश में आयुष को लेकर के काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो हम महसूस करते हैं इस कोविड के टाइम पर भी, जो हमने महसूस किया, जो हमारे यहाँ जो एलोपैथिक मानसिकता की जो मानसिकता वाले लोग हैं, मैं पैथी का विरोध नहीं करता हूँ, हम पैथी के लिए कोई बात नहीं करते, मानसिकता की बात करते हैं। जो चाइना के अंदर में चाइनीज मेडिसिन को लेकर के और एलोपैथिक को मिलाकर के वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम भारतवर्ष में सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के लिए सही, हम ट्रीटमेंट के अंदर जो कोविड के पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हम लोग आयुर्वेद क्यों नहीं यूज कर सकते? दुर्भाग्य से जो आईसीएमआर का जो एक जो कॉपरेशन होना चाहिए या आयुष वाले अंदर एंट्री होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया। वो मैं कहता हूँ कि भगवान न करे एक व्यक्ति की भी मृत्यु ना हो सकता है कि जो उनको दिख रहा है, हम तो कहते हैं कि जो तुमसे हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दुर्भाग्य से जो बिल्कुल एलोपैथिक से जवाब दे देते कि हमको मिलते हैं, तो हमको ऐसे तो जब दिखेगा एलोपैथिक से संभावना नहीं है। हमने कहा ग्रुप, एक ग्रुप को आप एलोपैथिक दे दीजिए, एक ग्रुप को एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक भी दे दीजिए। हम नहीं कहते कि हम पूरी तरह से सिर्फ आयुर्वेद में रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हमको आग्रह से रहित होना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ हम मान लीजिए कि आयुर्वेद का मौसम वातावरण बन रहा है और ये कहे काढ़े कूड़े पिलाते रह जाए और ये समय भी निकल जाएगा, फिर तब तक हम यदि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम बना नहीं पाए, ऐसी मेडिसिन डेवलप नहीं कर पाए, तो जैसे ये आंधी चली है वैसे आंधी निकल भी जाएगी। तो इस आंधी को हम यथार्थता में बदलने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। आचार्य जी, इस टाइम पे आप हमारे दर्शकों को थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल, जितने भी जो आपके दर्शक हैं, जितने भी आपके श्रोता हैं, उन भाई बहनों के लिए मेरा निवेदन ये है कि देखिए, आप एक तो नियमित रूप से प्राणायाम करिए, क्योंकि श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर उससे बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रांग होता ही होता है। इसीलिए दूसरी बात यह है कि प्राणायाम के योगासन के साथ साथ में प्रातः काल या तो आप गाय का घी 4-4 बूंद गर्म करके डाल लीजिए, या बादाम रोगन डाल लीजिए, या किसी को सहन होता हो तो 4-4 बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए। नाक में डालने से जो एलर्जिक जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी के अंदर ये जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको रोकने के लिए प्रिवेंशन के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है। यदि बनी बनाई दवाई लेनी हो तो आयुर्वेद के अंदर में अणु तेल बहुत प्रसिद्ध तेल है, वो सर्वत्र मिल जाता है, उसको डालें। इसके अतिरिक्त भोजन में यह ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन न रहे। कब्ज रहने से बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर पड़ जाता है। औषधि के रूप में गिलोय ताजी मिले तो गिलोय ताजी का काढ़ा बना करके पिए, सूखे का पिए, नहीं तो गिलोय घन बटी जो गिलोय के एक्सट्रैक्ट जो टैबलेट है वो सब जगह मिल जाती है, उसको आप 2-2 गोली और 1-1 गोली तुलसी की जरूर आप ले लें। इससे पूरा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये प्रिवेंशन के लिए बहुत बढ़िया है। और जो स्वस्थ लोग हैं वो च्यवनप्राश भी खाएं, और थोड़ी ताकत के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अश्वगंधा के टैबलेट हों, अश्वगंधा के कैप्सूल हों या अश्वगंधा का पाउडर हो, उसको साथ में ले लें।
इतना ही करेंगे तो आप ठीक रहेंगे, बचे रहेंगे। बाकी सावधानी रखिए, जो भी नियम व्यवस्थाएं बताई गई हैं उनका तो सबको पालन करना ही चाहिए। कई बार हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि लोग एकदम नियमों को तो ताक पे धर देते हैं। जैसे कल जो घटना घटित हुई बहुत ही पीड़ादायक है। इससे असावधानी से हम अपने को तो संकट में डालेंगे ही, अपने साथ पूरे देश को हम संकट में डालेंगे। तो हमको ऐसा नहीं बनना है कि जो हमारी वजह से किसी को संकट में कोई पड़ जाए। पर आचार्य जी, आपको लगता है कि इंडिया में कोई शॉर्टेज हो सकती है रॉ मटेरियल्स की आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं? रॉ मटेरियल देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ रॉ मटेरियल शॉर्टेज होना शुरू हो चुका है। जैसे अभी गिलोय है कि जो गिलोय इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है, पूरा देश गिलोय खा रहा है, उसका शॉर्टेज होना शुरू हो चुका है। तुलसी का प्रयोग बहुत दबा करके लोग कर रहे हैं, वो कम होना शुरू हो चुका है। तो आगे आने वाले समय में यदि ये चीज़ इसी डिमांड में रही तो किसानों के लिए, हमारे जो जनजाति वाले हैं, वनवासी भाई हों, ग्रामीण के क्षेत्र के लोग हैं, उनको इससे रोजगार का साधन बनेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी जो लोग अभी जैसे जो छोटे मोटे नौकरी करते थे, जो गांव के देहात के रहने वाले लोग थे, पहाड़ के रहने वाले लोग थे, जो छोड़ करके अब घर की तरफ लौट रहे हैं, उनको यदि सरकार चाहती कि दोबारा उनको वही रोजगार का साधन पैदा हो, तो यदि हम थोड़ी योजना से और प्लानिंग से करें तो हम आपको बता दें कि ये सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। जो जड़ी बूटियों का कृषि करें, जड़ी बूटी कृषि करने से देश स्वस्थ होगा, उनको रोजगार मिलेगा और देश की राजस्व और समृद्धि बढ़ेगी और जड़ी बूटियों का डिमांड हम विदेशों में भी पहुंचा पाएंगे। ओके आचार्य जी, आपका एफएमसीजी बिजनेस, बिस्किट्स, हनी, घी, मेनली ज़्यादातर डेली एसेंशियल सप्लाई, वो आपका अभी कैसे चल रहा है? बिकॉज जैसे देखा जाए कि ज़्यादातर बिक्री जो है वो एफएमसीजी गुड्स की ही हो रही है, जब तक लॉकडाउन एटलीस्ट बना रहेगा। वो बहुत अच्छा चल रहा है और पतंजलि जो है बहुत अच्छा कर रहा है। लोगों का भरोसा और विश्वास भी बढ़ा है। जब लॉकडाउन था, लोग सर्विसेज नहीं दे रहे थे, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, सब जा करके उन लोगों ने घरों में, यहाँ तक भी दुकानों में जा करके लोगों को प्रेरित किया, सामान को पहुंचाया। इसीलिए लोगों का भरोसा बढ़ा है। जब लोगों को लगता था कि सामान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तब भी हमारे पतंजलि के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े थे। हमें गर्व है उन कार्यकर्ताओं के ऊपर। सब लोगों ने मिल करके काम किया और आज पतंजलि के अंदर जितना हम जो चीज उत्पाद बनाते थे, अभी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग पूरी तरह के सारी चीजों का भी बनाते हैं और चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। पूरी टीम हमने बहुत व्यवस्थित बना करके जो भी इसके लिए प्रिकॉशंस हैं उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं।